क्लास में हम पढ़ रहे थे वीट के बारे में कि वीट की जो हमें सामान्य जानकारी हमने पढ़ ली थी और उसके बाद में जलवायु कैसी चाहिए, उसके लिए मृदा कैसी होनी चाहिए और सोविंग टाइम कौन कौन सा होता है। जो इसके जो शेष पार्ट बच गया था उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे सी की ट्रीटमेंट किस प्रकार करते हैं और सोविंग टाइम क्या होता है, उसके लिए R/P कितना लेते हैं काम में, उर्वरक की मात्रा हम किस प्रकार देते हैं और खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार करते हैं, सिंचाई कैसे करते हैं और उसमें किसमें कौन कौन सी हमें बोनी चाहिए और प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आज हम संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। जैसे बात करूँ मैं सी ट्रीटमेंट की, मतलब बीज उपचार की, तो गेहूं की फसल को बोने से पहले हम कैसे उसमें बीजों को उपचारित करते हैं। तो बीजों को उपचारित करने के लिए पहले हमें कवकनाशी, और आती है दूसरी कीटनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी, और एक होता है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर मतलब कवकनाशी, जैसे मान लो कोई सी भी आती है कवकनाशी, वीटावैक्स, कवकनाशी वीटावैक्स, और कीटनाशकों में से हम क्लोरोपाइरिफॉस जो 20 EC 450 ml हम काम में ले सकते हैं। और लेते हैं एजेटोबैक्टर 3 पैकेट या PSB कल्चर काम में ले सकते हैं। तो इनके माध्यम से हम गेहूं के बीजों को उपचारित करते हैं। तो ये तो बीजों का अंकुरण अच्छा होता है और जो भी इसमें बीज के माध्यम से होने वाले रोग हैं या मृदा के माध्यम से होने वाले रोग हैं या दीमक वगैरह उसमें नहीं लगता है और पौधे की ग्रोथ क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये तो क्या हो गया इसका सी ट्रीटमेंट। बीजों उपचार कैसे करते हैं, कवकनाशी वीटावैक्स, कीटनाशी क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC या 35 EC, ठीक है ना, 450 ml लेते हैं। और एजेटोबैक्टर या PSB कल्चर से करते हैं, बीजों को हम उपचारित करते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं इसका सोविंग टाइम, बुआई का समय कौन सा होता है और किस प्रकार हम बुआई करते हैं। तो गेहूं की बुआई का जो उपयुक्त समय होता है वो होता है नवंबर का प्रथम पखवाड़ा। नवंबर के प्रथम पखवाड़े मतलब 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच। कब? 1 से लेकर के 15 नवंबर के बीच हम गेहूं की बुआई करते हैं। सबसे क्या है वो उपयुक्त समय है, इसे कहेंगे हम प्रथम पखवाड़ा। पखवाड़ा मतलब 15 दिन का अंतर होता है वो, इसमें हम बुआई करते हैं। तो सबसे अच्छा क्या होता है, हमें उत्पादन प्राप्त होता है। और फसल की बुआई कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं 15 दिसंबर तक। कब तक करते हैं? 15 दिसंबर तक इसकी हम फसल की बुआई भी कर सकते हैं। अब गेहूं के लिए जो बोने के लिए जो R/P होती है, R/P, R होती है कतार से कतार की दूरी, मतलब लाइन से लाइन की दूरी, और P क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी। मतलब गेहूं की जो बुआई करते हैं वो करते हैं हल्के पीछे, किसमें करते हैं हम, कतारों में करते हैं। तो हल्के पीछे कतारों में करते हैं। तो मान लो कि एक ये कतार होती है अपनी, इस प्रकार हम क्या करेंगे, उसकी हम बुआई करते हैं कतारों में। अब इसमें ये जो लाइन है, और एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक ये है, एक लाइन ये है, तो इसमें लाइन से लाइन की दूरी, इसे बोलते हैं कतार से कतार की दूरी। ये जो दूरी होगी ये तो कितनी होगी, 20 से 22.5 सेमी। कितनी होगी, 20 से 22.5 सेमी। मतलब ये दूरी और ये लाइन के बीच की दूरी कितनी रखेंगे, 20 से 22.5 सेमी। तो ये तो क्या होगी, कतार से कतार की दूरी होगी। अब इनमें जो लगाते हैं पौधे, जो बीज हम बोते हैं उसकी दूरी, मतलब पौधे से पौधे की दूरी, मतलब प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो कितनी होगी, 5 से 10 सेमी। 5 से 10 सेमी रखते हैं, मतलब इस पौधे से इस पौधे की दूरी, ठीक है ना। और बीजों को जो हम बुआई करते हैं वो गहराई कितनी रहेंगी, इसमें
गहराई लेंगे 4 से 5 सेमी गहराई में ही बोना चाहिए। अगर इससे अधिक गहराई में बोते हैं तो बीजों का अंकुरण नहीं होता है। गेहूं के बीजों का जो अंकुरण परसेंट है वो कितना होता है, लगभग 85% क्या होता है, अंकुरण हो पाता है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि गेहूं की बुआई का समय और विधि बताइए, समय और विधि बताइए, तो गेहूं की बुआई का जो उपयुक्त समय होता है वो होता है नवंबर का प्रथम पखवाड़ा। अगर पछेती बुआई करते हैं तो कर सकते हैं दिसंबर तक। गेहूं की बुआई हल्की पीछे किसमें करते हैं, कतारों में करते हैं, तो इसमें कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 22.5 इंटू 10 सेमी रखते हैं। बीजों को 4 से 5 सेमी गहराई में बोते हैं। एक बुआई की नई विधि यही है FIRB। ये क्या है, गेहूं की बुआई की क्या है, एक नई विधि है और इस विधि का विकास हुआ था कहां से, करनाल हरियाणा से। कहां से हुआ था, करनाल हरियाणा से। FIRB फ्रो इरिगेटेड रेस्ट बेड सिस्टम, FIRB। तो ये विधि होती है FIRB। कहां से हुआ था इसका विकास, करनाल हरियाणा से हुआ था। तो ये तो होगी गेहूं में बुआई का उपयुक्त समय। इसके बाद में देखते हैं कि गेहूं की फसल में हम उर्वरक किस प्रकार देते हैं, उर्वरक की कितनी मात्रा में हमें देना चाहिए। तो उर्वरक फसल के लिए क्या होते हैं, सबसे आवश्यक होते हैं। तो उर्वरक की बात करूं मैं तो इसमें डालते हैं FYM, NP और K। FYM गोबर की खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन देते इसमें 120 केजी प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस देते हैं 60 केजी प्रति हेक्टेयर और पोटाश डालते इसमें 40 केजी प्रति हेक्टेयर। तो ये तो क्या होगा, इसमें खाद उर्वरक की मात्रा। FI में डालेंगे इसमें 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, मतलब लगभग बुआई के 1 महीने पहले, बुआई के लगभग 1 महीने पहले उसमें क्या डाल देंगे, हम गोबरी खाद डाल देंगे। इसके बाद में मृदा की जुताई करके उसमें मृदा को समतल कर लेते हैं और खाद को संपूर्ण रूप से मृदा में मिला देते हैं। उसके बाद डालते हैं नाइट्रोजन 120 केजी प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 60 केजी प्रति हेक्टेयर और पोटाश की मात्रा 40 केजी प्रति हेक्टेयर। अब इसमें करते क्या है कि नाइट्रोजन की तो कितनी मात्रा, आधी मात्रा, और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जब हम गेहूं की बुआई करते हैं उस समय डाल देनी चाहिए। अब जो शेष मात्रा जो बची हुई है नाइट्रोजन की, इसको 2 भागों में बांट करके जब इसमें पुष्प वाली अवस्था पर या दाने की दूधिया अवस्था पर देते हैं तो हमें उत्पादन क्या होता है, ज्यादा प्राप्ति होता है। तो क्या होगा, इसमें उर्वरक की मात्रा FIM कितना 10 से 15 टन, नाइट्रोजन 120, फास्फोरस 60 और पोटाश की मात्रा 40 केजी प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में देखते हैं इसमें हम खरपतवार नियंत्रण, मतलब खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार करते हैं। अब गेहूं की फसल में क्योंकि रब्बी की फसल है और रब्बी की फसल में जैसे बथुआ है, इसके साथ में ही करसन नील है, प्याजी वगैरह होती है या जंगली जई, ये क्या होते हैं, गेहूं की फसल में खरपतवार पाए जाते हैं। अगर हम इन खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करते हैं तो फसल में उपज में क्या होती है, हमें उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है, उपज में क्या आती है, कमी आती है। तो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए एक बार तो हम हाथों से क्या करते हैं, निराई गुड़ाई का कार्य करते हैं। और निराई गुड़ाई का कार्य करने के बाद भी अगर खरपतवार नियंत्रण नहीं होते हैं तो वहां हम खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। जैसे हम बात करूं में, जैसे एक बीज पत्री, एक बीज पत्री जितने भी बीज होते हैं, जैसे गेहूं सा, जैसे बात करूं में गेहूं सा होता है, इसको बोलते हैं हम फेलेरिस माइनर, या कह सकते हैं इसे गुल्ली डंडा, या कह सकते हैं इसे हम मंडूसी, कह सकते हैं इसको मंडूसी, या इसे कह सकते हैं हम गेहूं सा। अब ये क्या है, गेहूं का नकलची या अनुकारी खरपतवार है, मतलब गेहूं के समान ही होता है, बाह्य आकार मतलब गेहूं के समान ही होता है।
तो इस खरपतवार के नियंत्रण के लिए हम खरपतवार नाशी काम में लेते हैं, वो लेते हैं आइसोप्रोट्यूरान। कौन सी काम में लेंगे? आइसोप्रोट्यूरान जो खरपतवार नाशी है वो काम लेते हैं। कितना? 750 ml, ठीक है ना। कब? बुआई के लगभग 30 से 35 दिन के बाद में काम में लेंगे। कौन सी? आइसोप्रोट्यूरान। मतलब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं की फसल में गेहूंसा या फेदरिस माइनर इसको बोलते हैं, गुली डंडा इसे बोलते हैं, गेहूं का मामा इसे कहते हैं, मंडूसी। इस खरपतवार के नियंत्रण के लिए क्या लेते हैं हम? आइसोप्रोट्यूरान खरपतवार नाशी काम में लेते हैं बुआई के लगभग 30 से 35 दिन के बाद में। लेकिन आजकल जो गेहूंसा जो खरपतवार है वो इसके प्रति क्या हो चुका? मतलब प्रतिरोधी हो चुका, मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसकी जगह जो हम आजकल खरपतवार नाशी जो काम में ले रहे हैं वो है सल्फ्यूरान। ये खरपतवार नाशी काम लेते हैं। सल्फ्यूरान कितने ग्राम मात्रा? 20 से 25 ग्राम मात्रा, 20 से 25 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। बुआई की कब? 30 से 35 दिन के बाद में। ये प्रश्न कृषि पर्यवेक्षक में एक बार पूछा गया था कि गेहूं की फसल में सल्फ्यूरान की कितनी मात्रा प्रयोग में ली जाती है? कितनी? 20 से 25 ग्राम मात्रा ही प्रयोग में लेते हैं। इसके बाद में जितने भी चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, जैसे बथुआ है, कृष्ण नील है, ठीक है ना, और इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, मतलब जो चौड़ी पत्ती वाले गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले जो वीड होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, उन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए काम लेते हैं 2,4-D। क्या काम लेंगे? 2,4-D जो क्या आती है? खरपतवार नाशी आती है, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करती है, उसका हम उपयोग करते हैं। इसका 2,4-D का। इसके बाद में जैसे जंगली जई, गेहूं की फसल में जंगली जई का अगर प्रकोप होता है, जंगली जई है या मोता है या उसमें जैसे मान लो कि कोई सा भी सब्र पत्ती वाला दूब घास है, अगर इसका प्रकोप ज्यादा होता है तो खरपतवार नाशी आती है ट्रिब्यूलिन। कौन सी आती है? ट्रिब्यूलिन, जो खरपतवार नाशी है जंगली जई के लिए, उसमें हम प्रयोग करके इसका ट्रिब्यूलिन खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। और आजकल जो गेहूं में नया जो खरपतवार नाशी आया है वो कौन सा है? मेटसल्फ्यूरान। कौन सा है? मेटसल्फ्यूरान। इसकी मात्रा 5 से 6 ग्राम मात्रा ही प्रति हेक्टेयर हम काम में लेते हैं। तो ये तो हो गया गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण। तो गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हैं, जैसे मान लो कि एक बीजपत्र होता है गेहूंसा फेदरिस माइनर, इसके नियंत्रण के लिए काम लेते हैं आइसोप्रोट्यूरान 750 ग्राम मात्रा लेते काम में। कब? 30 से 35 दिन के बाद में। अभी जो गेहूंसा है वो आदि हो चुका है, तो आजकल काम में कौन सा लेते हैं? सल्फ्यूरान 20 से 25 ग्राम मात्रा काम लेते हैं। कब? 30 से 35 दिन के बाद में। पर गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले जो वीड होते हैं वहां काम लेते हैं 2,4-D, जो क्या था? पहला खरपतवार नाशी था 1945 में। जंगली जई का प्रकोप है तो काम लेते हैं ट्रिब्यूलिन। और आजकल नया खरपतवार नाशी कौन सा बन गया गेहूं के लिए? मेटसल्फ्यूरान। कितनी मात्रा? 5 से 6 ग्राम मात्रा काम में लेते हैं। तो ये तो हो गया इसमें खरपतवार नियंत्रण। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इरिगेशन, सिंचाई किस प्रकार हम करते हैं। तो गेहूं की फसल में सिंचाई करते हैं तो जैसे मान लो कि हल्की मृदाएं हैं तो वहां हम लगभग 5 से 6 बार सिंचाई करते हैं। और भारी मृदाएं होती है तो भारी मृदाओं में लगभग हम 6 से 8 बार सिंचाई भी करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम कितनी बार? हम 5 से 6 बार क्या करते हैं? उसमें सिंचाई करते हैं। जैसे सिंचाई की बात करूं मैं तो पहली सिंचाई कब करेंगे? उसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। पहली करते हैं CRI अवस्था पर। दूसरी करते हैं किसमें? फुटान।
तीसरी करते हैं गांठें समय, चौथी करते हैं बाली, बाली आने पर, पांचवी करते हैं मिल्क स्टेज और छठी करते हैं दाना पकते समय, दाना पकते समय। अब सिंचाई पहली करते हैं CRI, शीश जड़ जमते समय। सिंचाई की जो अवस्थाएं दी थी वो RBL भारद्वाज ने, RBL भारद्वाज के अनुसार गेहूं को लगभग हम 6 बार पानी की होती है आवश्यकता होती है। तो CRI अवस्था आती है, यह आती है कब? 21 दिन के बाद में। कब आती है? 21 दिन के बाद में। सिंचाई के लिए प्रमुख क्रांति जो अवस्था कौन सी होती है गेहूं के लिए? CRI, शीश जड़ जमते समय। कब? शीश जड़ जमते समय। तो कब आती है? 21 दिन के बाद में आती है। इसके बाद में करते हैं फुटान अवस्था पर, जब क्या होता है इसमें फुटान होता है उस समय करते हैं। तीसरी करते हैं जिसमें गांठें बनती है, तो क्या बनती है उसमें? गांठें बनती है, जिसको बोलते हैं चाटी बोलते हैं, उस समय करते हैं। चौथी करते हैं बाली आने पर, गेहूं में क्या आती है? बाली आने पर। और पांचवी करते हैं मिल्क स्टेज पर, मतलब दूधिया अवस्था पर, दूधिया अवस्था पर करते हैं। इसके बाद में कहते हैं दाना पकते समय। अब इन दोनों की जो बीच की एक अवस्था आती है उसे कहते हैं हम डफ अवस्था, डफ अवस्था। देखो उसमें डफ अवस्था किसे कहेंगे? मतलब बाली आने के बाद में क्या होगा? दानों में क्या बढ़ता है? दूध बढ़ता है। और दानों में दूध बढ़ने के बाद में उसमें हम देखते हैं कि उसमें थोड़ा कच्चा कच्चा क्या निकला, उसमें दूध से पदार्थ बाहर निकलता है, तो डफ अवस्था कहेंगे। मतलब दूधिया अवस्था के बाद जब दाने क्या होंगे? सख्त होने लगते हैं, मतलब दाने पकने लगते हैं। मतलब डफ अवस्था मतलब मिल्क अवस्था होती है, जो मिल्क अवस्था है, मतलब दूधिया अवस्था के बाद दाना क्या होगा? सख्त होता है। और दाना सख्त होता है तो पकने की अवस्था में आता है। तो दूधिया अवस्था के बाद दाना क्या होता है? सख्त होता है, उसे क्या कहेंगे हम? डफ अवस्था कहते हैं। अगर मान लो किसी किसान के पास में केवल वो एक ही बार पानी पिलाता है गेहूं को, तो कब पिलाएगा? CRI अवस्था, मतलब गेहूं की क्या है? प्रमुख क्रांति की अवस्था है सिंचाई कौन सी? CRI। अगर उसके पास में मान लो कि 2 बार पानी पिलाने के लिए पानी है, पर्याप्त पानी है, तो पहला करेगा CRI पे, फिर करेगा मिल्क स्टेज पे। मिल्क स्टेज अगर नहीं आता वो आएगा डफ अवस्था। तो ये तो क्या होगी? सिंचाई। सिंचाई के बाद में इसमें हम देखते हैं कि उन्नत किस्में कौन कौन सी आती है। इसमें उन्नत किस्में गेहूं की होती है, एक तो एक जीन वाली, एक जीन वाली, और एक होती है डबल जीन, और एक होता है आपके ट्रिपल जीन, ट्रिपल जीन वाली। तो एक जीन वाली जिसे होती है सोना लड़ जाता है, सोना लड़ जाता है, इसमें आती है। तो सोनालिका कौन सी आती है? सोनालिका, लरमा रोजो, लरमा रोजो वैरायटी कौन सी है? लरमा रोजो। एक आती है सुजाता, कौन सी आती है? सुजाता। सोनालिका, लरमा रोजो और सुजाता, ये कैसी होती है? सिंगल जीन ड्वार्फ, मतलब किसमें कैसी है? सिंगल जीन ड्वार्फ है। अब जो लरमा रोजो वैरायटी आती है, इसी क्या बनते हैं? इसके बनते हैं बिस्किट। क्या बनते हैं इसके? बिस्किट बनते हैं। जैसे आप देखते हो पार्ले जी है, टोरंटो वगैरह आता है, किससे बने होते हैं वो? लरमा रोजो वैरायटी क्या बनते हैं? वो सबसे अच्छे बने होते हैं। इसके बाद आते हैं डबल जीन वाली, जैसे SD 1981, यह आती है SD 2009, कल्याण सोना, कल्याण सोना, लोकवन, लोकी वन, जो ये वैरायटी होती है डबल जीन वाली। अब जो वैरायटी है HD 2009, कौन सी है? HD 2009। इस किस्म में कभी भी 2,4-D जो खरपतवार नाशी आती है उसका कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी पत्ती कैसी होती है? चौड़ी होती है,
और चौड़ी पत्तियां हैं तो अगर हम 2,4-D का छिड़काव करेंगे तो क्या हो जाएगी, फसल नष्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखने की बात यह है कि कभी भी गेहूं की वैरायटी कौन सी है, SD 2009, अर्जुन 2009, इस वैरायटी में कभी भी 2,4-D का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद में आती है ट्रिपल जीन वाली, जैसे UP 301 है, मोती है, हीरा है और लाल बादशाह। ये सबसे उपयोगी कंपनी कौन सी थी, नोरिन 10। गेहूं की पहली बोनी जीन वाली कौन सी थी, नोरिन 10। और उत्परिवर्तित किस्म कौन सी थी, MP 797। कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि गेहूं की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी थी, MP 797। और पहली बोनी जीन कौन सी थी, नोरिन 10। तो ये तो क्या होगी गेहूं की प्रमुख किस्में। एक जीन वाली सोना लड़ जाता है, सोनालिका, लरमा रोजो, सुजाता। और डबल जीन वाली SD 1900 जैसे 81 थी, 2009 SD कल्याण सोना, लोकवन SD थी, इसमें हम 2,4-D का प्रयोग नहीं किया हमने। और MP 797, ठीक है ना, जो क्या थी, कैसी थी, उत्परिवर्तित किस्म थी। और पहली जीन कौन सी थी, नोरिन 10। और ट्रिपल जीन कौन सी थी, UP 301, मोती लाल बादशाह है, ठीक है ना। ये वैरायटी होगी गेहूं की प्रमुख किस्में। इसके बाद में आते हैं गेहूं में होने वाले प्रमुख रोग। तो प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, इनके बारे में देखते हैं कि प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। गेहूं में प्रमुख रोग से प्रकोप होता है रोली का, जिसे बातों में रोली रोग होता है गेहूं में। और ये रोली 3 प्रकार की होती है। एक होती है इसमें काली रोली, काली रोली। एक होती है इसमें पीली रोली, पीली रोली। और एक होती है भूरी रोली, भूरी रोली। देखते हैं काली रोली। काली रोली जो होती है वो होती है पक्सिनिया, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, ट्रिटिसाई, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, जो क्या है, एक ही कवक है। इस कवक के माध्यम से होती है कौन सी, काली रोली। कौन सी रोली, काली रोली। और सेकंड होती है पीली रोली, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, स्ट्रीफॉर्मिस। इस कवक के माध्यम से होती है। भूरी होती है पक्सिनिया रिकोन्डिटा, रिकोन्डिटा, रिकोन्डिटा। ये तो है 3 कवक, क्योंकि गेहूं में रोली रोग होता है वो कवक के माध्यम से होता है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई जो होती है काली रोली। कौन सी होती है, काली रोली। इसे गेहूं का क्या कहते हैं, इसे कैंकर भी कहते हैं। तने का प्रकोप क्या करती है, ये ज्यादा करती है। और ये जो गर्म जलवायु वाले प्रदेश होते हैं उनमें क्या करती है, प्रकोप भी ज्यादा करती है। कौन सी, काली रोली, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। दूसरा आता है पीली रोली, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस कवक के माध्यम से होती है। ये होती है ठंडे व नम जलवायु, ठंडे और कैसी है, नम जलवायु वाले क्षेत्रों में प्रकोप करती है, अधिक करती है। और इसे क्या कहते हैं हम, इसे धारीदार रोली भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम, धारीदार, धारीदार रोली भी इसे हमें कहते हैं। तीसरी होती है भूरी रोली। कौन सी होती है, भूरी रोली। गेहूं में तीनों रोलियों में सबसे जो हानिकारक होती है वो कौन सी होती है, भूरी रोली। कौन सी होती है, भूरी रोली। मतलब भूरी रोली सबसे क्या इसमें खतरनाक होती है। पक्सिनिया रिकोन्डिटा, पक्सिनिया रिकोन्डिटा, जो मतलब
हाफ दिसंबर के बाद क्या कहते हैं वो आक्रमण करती है। और सबसे क्या होती है नुकसानदायक कौन सी होती है, बुरी रोली। तो ये तो क्या हो गया, गेहूं में रोली का प्रकोप। कितनी रोली है, 3, काली, पीली और भूरी रोली। इसके बाद में जो गेहूं के जो प्रमुख रोग है वो रोग है कौन सा, करनाल बंट रोग। करनाल बंट, देखते हैं इस रोग के बारे में कि किस प्रकार फैलता है ये करनाल बंट रोग। यह रोग सर्वप्रथम सन 1930 में करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा में गेहूं के प्रायोगिक प्लांट में वैज्ञानिक था मित्रा, नाम क्या था उसका, मित्रा नामक वैज्ञानिक ने इसको सर्वप्रथम देखा था। तो मित्रा ने देखा कि जैसे ही गेहूं में बाली आती है तो बाली आने के बाद में उसमें क्या आती है, सड़ी मछली के समान क्या आती है, उसमें गंध आती है। क्या आती है उसमें, सड़ी जो मछली होती है उस समान क्या आती है, बाली में गंध आती है। तो रोग कौन सा उसमें, करनाल बंटे रोग है। इस रोग के कारण ही गेहूं का हमें एक बार निर्यात भी रोकना पड़ा था। तो कौन सा रोग है, करनाल बंट रोग। कई बार एग्जाम होता है कि ये रोग किसने देखा था, मित्रा नामक वैज्ञानिक ने। कब देखा था, 1930 में। कहां फैला ये, करनाल हरियाणा में, प्रायोगिक प्लांट में। तो गंध कैसी आती है, सड़ी मछली के समान क्या आती है, उसमें गंध आती है। ये तो हो गया करनाल बंट रोग। ऐसे होता है अनावर्त कंड रोग, अस्टिलागो नुड्रा टिट्टिसाई नामक कवक के माध्यम से होता है। ठीक है ना। ऐसे होता है गेहूं में गेंगला रोग या ईयर कोकुल, एंगुना टिट्टिसाई। किससे फैलता है वो, एंगुना टिट्टिसाई नामक कवक के माध्यम से फैलता है। ऐसे होता है गेहूं में मोलिया रोग, किसे बोलता है, हेट्रोडेरा एविनी नामक सूत्रकृमि जो न्यूमेटोड होता है उसके माध्यम से फैलता है। ये तो क्या हो गए गेहूं के प्रमुख रोग हो गए। अब रोग के बाद में देखते हैं गेहूं में हम भंडारण देखते हैं। तो गेहूं के प्रमुख रोगों में करनाल बंट रोग इंपोर्टेंट है। और इसके बाद में आता है जैसे गेंगला रोग, पूछे गेंगला रोग या सेहू रोग होता है, किसे फैलता है, एंगुना टिट्टिसाई नामक कवक के माध्यम से फैलता है। इसे बोलता है अनावर्त कंड रोग, अस्टिलागो नुड्रा टिट्टिसाई नामक कवक के माध्यम से फैलता है। ठीक है ना। एक होता है मोलिया रोग, इसे फैलता है हेट्रोडेरा एविनी नामक क्या होता है, सूत्रकृमि के माध्यम से फैलता है। इसमें क्या होती है, जड़ों में क्या बनती है, गांठें बन जाती है। क्या होती है, गांठें बन जाती है, पौधा बढ़वार नहीं कर पाता है। अब भंडारण के समय हम बीजों में नमी की मात्रा, है वो 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इससे अधिक होती है तो फिर नमी में क्या होते हैं, उससे फंगस लग जाते हैं। गेहूं में के दानों में दाने व जो भूसे का जो अनुपात है वो 1:1.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1:1.5। गेहूं के दाने का जो परीक्षण भार है, गेहूं दाने कितना होना चाहिए, लगभग इसमें गेहूं का होता है 40 ग्राम, परीक्षण भार कितना होता है, 40 ग्राम होता है परीक्षण भार। और जो गेहूं सा होता है बीज, गेहूं सा जो खरपतवार है उसका होता है मात्र 2 ग्राम। क्या होता है उसका परीक्षण भार होता है। कई बार जेड एग्जाम्पल पूछ लेता है भंडारण से नमी कितना होगा, 12%। दाने भूसे का अनुपात कितना होगा, 1:1.5 होना चाहिए, मतलब दाने का और भूसे का अनुपात। और गेहूं के कितना है परीक्षण भार, 40 ग्राम होता है गेहूं के दाने का परीक्षण भार। तो गेहूं सा जो वीड है कितना था उसका, मात्र 2 ग्राम होता है। कितना होता है, मात्र 2 ग्राम होता है। अगर गेहूं की फसल में अगर चूहों का प्रकोप ज्यादा है तो हम एल्यूमिनियम फास्फाइड की गोलियां रख सकते हैं और उनका हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये तो पढ़ लिया हमने गेहूं की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में